हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि फ्रिक्शन का क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू को कैसे हम घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद में हमने 3 तरह के फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। फिर हमने देखा कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है, सबसे कम कौन सा होता है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है फ्रिक्शन में वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन से पहले आपको फ्लूइड्स के बारे में पता होना चाहिए कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं? तो फ्लूइड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो इजीली फ्लो कर सके। द सब्सटेंस which can flow easily, आसानी से फ्लो कर सके। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं इसमें लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड और जो गैसेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। क्योंकि लिक्विड भी आसानी से फ़्लो कर सकता है और गैसेस जो होती हैं वो भी इजीली फ़्लो कर सकती हैं, तो इसलिए हमने इनको नाम दिया फ्लूइड्स। अब यहाँ बात आती है कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? अभी तक हमने देखो फ्रिक्शन देखा है कि दो सरफेस जो होते हैं, तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पे मूव करता है तो उन दोनों के बीच में जो सरफेसेस, रफ सरफेसेस होते हैं, उनकी इंटरलॉकिंग हो जाती है। इंटरलॉकिंग की वजह से एक फ्रिक्शन जो है वहाँ पे एक्ट करता है। तो ये तो हमने अभी सॉलिड चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। अब बात आती है कि लिक्विड और जो गैसेस होती हैं, क्या वो भी फ्रिक्शन लगाती हैं? क्या वो भी ऑब्जेक्ट्स का मोशन का अपोज करते हैं? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ, वो भी जो है ऑब्जेक्ट्स के मोशन का अपोज करते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फ्रिक्शन लगाते हैं। ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में मूव करता है तो वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगाता है, जिसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। तो द फ्रिक्शन एक्सर्ट बाय द फ्रिक्शन exert by a liquid, the friction exert by a liquid or a gas when an object move through them। ठीक है। तो कैसे लगाते हैं ये फ्रिक्शन? देखिए इसमें एग्जांपल के ज़रिए। देखिए इन दो एग्जांपल्स में, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, ये एक लिक्विड है। ठीक है, ये आपके पास एक लिक्विड है। लिक्विड कौन सा है? वाटर हमने लिया। इस वाटर में एक आयरन बॉल है। ये कोई बॉल है, ये बॉल राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है। तो ये जो वाटर है, ये वाटर इस बॉल पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, जो कि किधर लगेगा? इस ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा। कौन? फ्लूइड का जो फ्रिक्शन है वो फ्लूइड फ्रिक्शन। ये वाटर जो है, ये वाटर इस बॉल के मोशन का अपोज करेगा, इस बॉल को रोकने की कोशिश करेगा, तो एक फ्रिक्शन इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस बॉल के मोशन के अपोजिट होगी। तो हम इस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। इसी तरीके से यहाँ सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आयरन बॉल है, वो हम एयर में थ्रो कर रहे हैं। तो एयर में हमने थ्रो की तो वह बॉल नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है।
तो ये जो इसके सराउंडिंग में है ये है एयर, और ये बॉल जो है ये नीचे की तरफ फॉल कर रही है। तो यहाँ पर जो एयर है, ये एयर इस बॉल के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में मूव करता है या किसी गैस में मूव करता है, तो उस लिक्विड या गैस के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स। और यदि हमारे पास कोई भी फ्लूइड जो है फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो फ्लूइड फ्रिक्शन कहें, या फिर हम इसमें दूसरा नाम इसका होता है ड्रैग। ड्रैग भी हम इसको बोलते हैं, ड्रैगिंग फोर्स। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में या किसी गैस के अंदर मूव करेगा, तो वो लिक्विड और गैस उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, दैट फोर्स इज़ कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि लिक्विड और जो गैसेस होती हैं वो भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करते हैं, तो उनके द्वारा लगाया गया फोर्स दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ वी रिड्यूस का मतलब होता है कम, रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को कैसे हम कम कर सकते हैं? ठीक है, अब आपने देखा होगा जैसे एरोप्लेन वगैरह है ना, एरोप्लेन हवा में उड़ती है, तो हवा एक फ्लूइड है, और फ्लूइड जो है वो उसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगाएगा, एरोप्लेन के ऊपर भी फ्रिक्शन लगाएगा जब एरोप्लेन मूव करेगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जब भी किसी भी फ्लूइड में मूव करेगा, तो हमें पता है कि वो फ्लूइड क्या करेगा? एक फ्रिक्शन लगाएगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है उसका जो डिज़ाइन करते हैं, वो स्ट्रीमलाइन शेप में डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, कैसे? इसमें इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि टू रिड्यूस द फ्लूइड ऑफ फ्रिक्शन, टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन the object are designed जो ऑब्जेक्ट है वो डिज़ाइन किए जाते हैं इन स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। जैसे कि लाइक बर्ड्स एंड फिशेस। जो पानी में चलने वाले जहाज़ होते हैं उनकी बॉडी भी इस तरीके से ही डिज़ाइन की जाती है। शिप को जो फ़िश होती है, जैसे फ़िश की जो बॉडी होती है, सिमिलरली जो है हम एक पानी के जहाज़ की बॉडी को डिज़ाइन करते हैं, ताकि उसके ऊपर जो पानी का जो फ्रिक्शन लगेगा वो कम लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो एरोप्लेन्स हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे बर्ड्स को देखते हुए कि बर्ड्स का जो डिज़ाइन है उस तरीके से हम एरोप्लेन को डिज़ाइन करते हैं, ताकि जो एयर का फ्रिक्शन लगे वो उस पर कम लगे, जैसा हम इस डायग्राम में देख रहे हैं अभी। तो इस डायग्राम में देखिए, जैसे यहाँ पर ये जो बर्ड है, यहाँ ये बर्ड है और ये हमारे एरोप्लेन है। तो ये जो शेप होती है, ये शेप स्ट्रीमलाइन शेप होती है, स्ट्रीमलाइन शेप। तो जैसे बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, सिमिलरली एरोप्लेन्स के साइडों में जो विंग्स होते हैं, जिस तरीके से बर्ड है इस तरीके से ही हम क्या करते हैं? एरोप्लेन को डिज़ाइन करते हैं, ताकि जब ये मूव करेगा एयर में, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल्स में देखिए, जो
एरोप्लेन की जो शेप है वो बर्ड्स के जैसी होती है, ताकि जब ये एयर में उड़ेगा तो इजीली एयर को कट करता हुआ चला जाए और इसकी जो स्पीड है वो तेज़ होगी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर ये फ़िश है, इस फ़िश की जो शेप होती है, क्योंकि फ़िश जो है पानी में तैरती है, तो उसकी जो ये शेप है ये एक स्ट्रीमलाइन शेप है, ताकि जब ये फ़िश से पानी के थ्रू ट्रैवल करे तो इजीली पानी को कट करती हुई निकल जाए, तो आसानी से ये क्या कर सकती है, फिर मूव कर सकती है। सिमिलरली ये जो शिप्स होती हैं, ये जो शिप डिज़ाइन की जाती है, इनका आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये फ्रंट जो सर्फ ये है, इसको अगर हम देखें तो ये इसी तरीके से डिज़ाइन की जाती है ताकि इनका जो ये फ्रंट जो पार्ट है, जब ये पानी में मूव करे तो इजीली जो पानी को चीरती हुई आसानी से आगे ट्रैवल कर जाए। तो ये होती है स्ट्रीमलाइन शेप। तो क्योंकि हमें पता है कि फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन लगाता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके अंदर। तो जैसे एयर हो गई, एयर में एरोप्लेन मूव कर रहा है, या पानी के अंदर जो शिप मूव कर रहे हैं, तो वो जब मूव करते हैं तो उनके सामने एयर होती है, तो उनको एयर को चीरते हुए निकलना है, तो उनकी शेप को इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो ईज़िली से एयर को कट कर सके, एयर को चीर कर आसानी से मूव कर सके। तो इससे क्या होगा कि जो फ्लूइड का जो फ्रिक्शन होगा एयर का या वाटर का, वो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम लगता है इनके ऊपर। तो फ्रिक्शन कम लगेगा, इनकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन का। फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ तो उनकी स्पीड के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, स्पीड कम होगी। तो कम से कम फ्रिक्शन कब लगेगा, तो जब हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, तो उनके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा फ्लूइड का वो कम लगेगा, और इस वजह से वो इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये आपका फ्लूइड फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका ये जो चैप्टर है फ्रिक्शन वाला चैप्टर, ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो इस पूरे चैप्टर में जो है हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, एक बार हम क्विकली उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हम तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने क्या सीखा, व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहली चीज़, फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इट एक्ट ऑन द बोथ सरफेसेस। कि जो फ्रिक्शन जो होता है वो अपोज करता है एक ऑब्जेक्ट का मोशन का दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर, और ये दोनों सरफेसेस पे लगता है। इट एक्ट्स ऑन द बोथ सरफेस, दोनों सरफेसेस पे ये जो फ्रिक्शन लगता है। फिर हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन जो होता है डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ सरफेस, जो सरफेस की नेचर है उसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। फिर हमने पढ़ा कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द स्मूथनेस, कि सरफेस की जो स्मूथनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे, 3 फैक्टर्स, कि पहला तो नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर, दूसरा उसकी स्मूथनेस के ऊपर, तीसरा फिर हमने पढ़ा था कि उसके वेट के ऊपर। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर, कि उन्होंने एक दूसरे को कितने फोर्स से उसको दबा रखा है। मतलब यहाँ पर जो हमने पढ़ा था वेट वाला फैक्टर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उस पर फ्रिक्शन कैसे डिपेंड करता है। फिर हमने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तब जो फ्रिक्शन लगता है, कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ये चीज़ भी हमने पढ़ी है। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है। फिर हमने पढ़ा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ स्मॉलर देन द स्टैटिक, तो जो हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उससे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। ये चीज़ हमने इसमें पढ़ी है। फिर हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन जो है इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ में, जैसे आपके पास उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी है। तो फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कि उसकी रफनेस, सरफेस की जो रफनेस है उसको बढ़ाकर हम फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो सोल ऑफ द शूज़ होते हैं या टायर्स होते हैं, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उनकी जो सोल वगैरह जो होती है, टायर्स होते हैं, उनको इस तरीके से रफली डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो इजीली क्या कर सके, मूव कर सके। तो फ्रिक्शन इज समटाइम अनडिज़ायरेबल,
कई बार जो फ्रिक्शन होता है वो आपके पास नुकसान भी करता है, कहाँ का नुकसान पहुंचाता है, उसके क्या क्या नुकसान हैं। फिर हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो जो फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जो सबसे कम होता है। कुछ मशीन्स में जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। और जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो उनकी जो शेप है सूटेबल शेप्स, तो यहाँ सूटेबल शेप्स का मतलब है स्ट्रीमलाइन शेप जो हमने पढ़ी है अभी। तो स्ट्रीमलाइन शेप के द्वारा हम जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये हमने इस पूरे चैप्टर में अंदर हमने पढ़ा है, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में। अब इसके हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ तक आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से इसको नोट करेंगे पेयर नोटबुक में। व्हाट यू हैव लर्नड ये आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो हमने पढ़ा है लास्ट की फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वहाँ तक आपको नोट करना है, क्लियर। तो ये आपका फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम इन दोनों चैप्टर्स का एक टेस्ट लेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा कब होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो यहाँ तक बेटा नोट कर लेना इसको अच्छे से और अच्छे से इसको पढ़ लेना।